ओके गाइस, तो आज हमारी बेसिक्स की लास्ट क्लास थी और जल्दी से अपने बेसिक्स की लास्ट क्लास की रिवीजन को भी कंप्लीट कर लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए, तो आज हमने सबसे पहले एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स से बात करी। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? AASB, दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI, राइट? इन्होंने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के नाम पे हमारे पास 4 एंगेजमेंट्स को कवर करने वाले स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे लगते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे लगते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे लग रहे हैं। ऑडिटिंग और रिव्यू में क्या फ़र्क है? ऑडिटिंग इन डेप्थ एग्जामिनेशन है और रिव्यू जो है कंपैरेटिवली कम डेप्थ में किया जाता है। अभी के लिए इतना बहुत है, हम लोग डेडिकेटेड चैप्टर में जाके इसके बारे में और पढ़ेंगे। और ऐसा कह लीजिए कि ऑडिटिंग में रीजनेबल एश्योरेंस और रिव्यू में मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस आता है। फिर है SAE, यहाँ पे भी एश्योरेंस है, लेकिन एश्योरेंस है नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, या वी कैन से एश्योरेंस ऑन एनीथिंग अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपका इंटरनल कंट्रोल वगैरह आ जाता है। फिर हमारे पास है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन एंड रिलेटेड सर्विस। देन वी हैव SQCs, एक ही SQC है, SQC1, एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट कवर्ड बाय द अबव स्टैंडर्ड। लीजिए, चलिए जी। तो SQC की खास बात क्या है? चाहे आप ऑडिट करो, चाहे रिव्यू करो, चाहे अदर एश्योरेंस करो, चाहे आप लोग रिलेटेड सर्विस दो, SQC1 जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है? आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इस रिलेटेड नोट्स आप सबको मिल जाएंगे। आपको मैंने इसका PDF दे रखा है। बाई चांस अगर आपके पास PDF ना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एसेज क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये बताते हैं, दे प्रिस्क्राइब द वे द ऑडिटिंग शुड बी कंडक्टेड, एंड इनको हम लोग और क्या बुलाते हैं? परफॉर्मेंस बेंचमार्क, राइट? तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क है कि मिनिमम आपको क्या काम करना है ऑडिटर को। मेन पर्पस यूनिफॉर्मिटी लेके आना इन द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर्स। ओके, नाउ ये एसेज इशू कैसे होते हैं? तो वी हैव AASB ऑफ ICAI, ये एरियाज डिटरमाइन करते हैं कहाँ पे स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। फिर स्टडी ग्रुप्स जो है वो ड्राफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं, और फिर वो जो ड्राफ्ट होता है, एक्सपोजर ड्राफ्ट, उसे फाइनलाइज किया जाता है AASB द्वारा। देन उसे पब्लिश कर देते हैं फॉर द कमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ICAI, एंड देन AASB उसे रिवाइज करता है एज पर द फीडबैक, एंड ICAI की काउंसिल को सबमिट कर देता है। ICAI की काउंसिल उसे रिव्यू करती है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो मॉडिफाई करेगी, एंड देन इशू कर देगी अंडर इट्स अथॉरिटी। AASB अपने सारे स्टैंडर्ड्स को अलाइन करता है किसके साथ? ISAs के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग के साथ, जो किसने इशू करे हैं? IAASB ने, यानी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने, ऑफ IFAC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अच्छा, इसके बाद नंबरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको पता ही है। SQC1 के लिए 0 1 to 99, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए 100 to 999, SRE 2000 to 2699, SAE 3000 to 3699, and SRS is 4000 to 4699. नाउ क्लासिफिकेशन, अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं तो 100 to 199 इंट्रोडक्टरी मैटर, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देन वी हैव 200 सीरीज जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 300 सीरीज रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स, 500 सीरीज ऑडिट एविडेंस, 600 सीरीज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स आई शुड से। Then we have 700 series audit conclusions and reporting, and then we have specialized area 800 series. Okay, ये 800 series फाइनल के सिलेबस में है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। फिर मैंने आपको अपने नोट्स में PDF में आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बना के दे रखी है, ताकि आप लोग जो है इसे रेडी रेकनर की तरह यूज कर सकें। नाउ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, वेरी 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 इजी। इनहेरेंट लिमिटेशंस, पहले इसको आप ऐसे पढ़िए मेरे साथ फ्लो में, कि जो भी पहली बात हम लोग क्या ले पाते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। वाई? क्योंकि हमारा ऑडिट एविडेंस जो है वो परसुएसिव होता है, PERSUASIVE, परसुएसिव होता है। ऑडिट एविडेंस परसुएसिव क्यों होता है? क्योंकि हम ऑडिट रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर पाते। और ऑडिट रिस्क को हम लोग एलिमिनेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भैया अइला बोले तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ओके, अच्छा, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, जिनको हम लोग जो है किसी भी तरीके से ओवरकम नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही ऑडिट प्रोसीजर्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लें। यहाँ पे आप लोगों को जरा ध्यान से सुनना है। इनहेरेंट लिमिटेशन जो है वो 4 हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नंबर 2, आपका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 3, टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, राइट? एंड फाइनली हमारे पास आता है अदर मैटर्स। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ।
नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट, राइट? सो इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ आइटम्स के अंदर, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑडिटिंग के थ्रू। वेरिएबिलिटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू ऑडिटिंग, राइट? सो फिर से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट इन्वॉल्व होती है, सब्जेक्टिव डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है और ऑडिटिंग के थ्रू वो जो है हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब तो आप बड़े बच्चे हो, पता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, राइट? या फिर फ्रॉड जो है वो सोफिस्टिकेटेड स्कीम होते हैं डिजाइन टू कंसील, एंड याद रखिएगा ऑडिटर्स ट्रेंड नहीं है एज अ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट। ओके, तो दो हो गई। और तीसरी बात, भाई ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपके पास कोई लीगल पावर्स नहीं है, सर्च पावर्स नहीं है नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देन टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो सिंपल सी बात, 3 लाइनें हैं। रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो समय के साथ साथ गिरती जाती है। आपको एक बैलेंस बनवाना है बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। तीसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लैरिफाई करती है कि देखो भैया यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ऑडिटर से। यूजर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑडिटर भैया जो है वो ओपिनियन देंगे रीजनेबल टाइम में और रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी टाइम भी रीजनेबल हो और कॉस्ट भी रीजनेबल हो। इस बात का भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है भैया कि देखो ऑडिटर को काम जो है वो समय पे करना है और कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि ऑडिट की कॉस्ट जो है वो एक्सीड ना कर जाए भाई, जो ऑडिट से बेनिफिट हो रहे हैं उसको। अच्छा, अदर मैटर्स, तो कुछ असर्शन और मैटर्स ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं ऑडिटर की एबिलिटी टू सॉरी, ऐसे 570 माइंड में आ गया था, एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न नहीं। कुछ मैटर्स और असर्शंस ऐसे होते हैं जो ऑडिटर की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। ऑडिटर की कौन सी एबिलिटी को? ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 4 मैटर्स हैं: फ्रॉड, related party relationship and transactions, non-compliance with law and regulation, and future events or condition that may cause an entity to cease to continue as a going concern। सर कहना क्या चाहते हो? देखो, ऑडिटर का वैसे ही भाई डिटेक्शन रिस्क थोड़ा बहुत रहता है बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग फैक्टर्स, राइट? इन केसेस में ये जो 4 मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, एंड कौन से केसेस है? फ्रॉड, SA 240, नाम भी ले देता हूं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, SA 550, 55 भाई भाई 550 55 भाई भाई, SA 550 रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। फिर आता है हमारे पास SA 250 जो हमारा कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन की बात करता है, यहाँ पे अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन हो गया। एंड फाइनली हमारे पास आता है फ्यूचर इवेंट एंड कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, SA 570। अच्छा, अब याद रखिए, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क। हमेशा 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 ये चांस रहेंगे कि भाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। देयर विल बी एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, अच्छा जी, लेकिन याद रखिए इन लिमिटेशंस को आपने एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, इन लिमिटेशंस को आपने एज अ एक्सक्यूज यूज नहीं करना है फॉर ऑब्टेनिंग लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ओके, पॉडकास्ट आई होप आपकी हेल्प कर रहे हैं रिवीजन में। आप अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल की ऑडिटिंग क्लासेस के लिए id91.org जरूर विजिट करवाएं उनको एक बार। एक सिस्टम हम जो बना रहे हैं उसका पार्ट बनाएं और उनके भी एग्जाम्स क्लियर करवाएं, राइट? आप लोग कुछ भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपको पता है कि CA सर्कल पे आप लोग आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।